आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जरा सोचिए कि एक नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक अदद सरकारी नौकरी मिलती है। क्योंकि सरकारी नौकरी कम है और संख्या ज्यादा है, रोजगार मांगने वाले की तादाद जो है वो ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आरोप है कि उन लोगों ने रसूख को रास्ता बनाया और जमीन के बदले कईयों को सरकारी नौकरी बांट दी। उन्हीं में से एक लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव पर आज शिकंजा कसा है। जाहिर है जमीन के बदले नौकरी के इस खेल में अब एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में वो डायरी लगी है जिसमें कई राज हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू के हनुमान के सीने में कितने राज। भोला की डायरी से खुलेगा हर राज। दिल्ली से लालू के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी। पटना से लेकर दरभंगा तक 4 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई की टीम भोला यादव के गांव दरभंगा के छपकाही भी पहुंची। भोला यादव के पैतृक आवास के कमरों में बिखरे सामानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारीकी से सीबीआई ने कागजातों को खंगाला है। भोला यादव की भगनी शीला बताती हैं कि 5 लोगों की टीम ने घर की गहन तलाशी ली। 1 घंटा तक। कौन सी टीम थी, कौन आए थे यहाँ पे? सीबीआई। हाँ। क्या कितने सदस्यीय टीम थी? 5 सदस्य। हाँ। क्या सब पूछताछ कर रही थी आप लोग? हमसे कुछ नहीं, बस मेरे से पूछा कौन है, तो हम बोले हम भगनी हैं। बोलकर रूम खोल दिए बच्चे के साथ अपन। क्या सब खोज रहे थे यहाँ पे? अब क्या सब खोजे, मतलब नहीं कुछ मिला। कुछ ले भी गए साथ में? डायरी था। सीबीआई को भोला यादव के घर से कुछ अहम दस्तावेज के साथ साथ एक डायरी भी मिली है जिसमें नौकरी से जुड़े घोटालों के कई राज हो सकते हैं। के अनुसार 2 घंटे से ऊपर यहाँ पे टीम रही। साथ ही एक यहाँ पे कमरा था जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसे घर वालों से चाबी मांगने के बाद उस कमरे को खोला गया। खोलने के बाद कुछ कागजात जो है यहाँ पर खंगाला गया सीबीआई के द्वारा। जो आप देख सकते हैं कि जो कागजात हैं जिसे खंगाला गया है, जो उनके काम का नहीं था वो यहाँ पे छोड़ गए हैं सीबीआई के। वहीं घर वालों के द्वारा जानकारी दी गई है कि एक डायरी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोला यादव के द्वारा, वो डायरी यहाँ से बरामद किया गया है और वो डायरी लेकर सीबीआई अपने साथ गए हैं। वहीं देखिएगा कुछ पासबुक भी रखा हुआ है, लेकिन सीबीआई उसे ज़रूर खंगाली होगी, लेकिन उसके काम का नहीं था, इसी के लिए वो पासबुक यहीं पर है। लेकिन एक डायरी को जो है सीबीआई की टीम लेकर यहाँ से गई है और पूरे घर को जो है खंगाला गया है। भोला यादव की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। भोला यादव दिल्ली में तब से थे जब लालू यादव को पटना से दिल्ली इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। जब से लालू प्रसाद दिल्ली शिफ्ट हुए तब से ही भोला यादव उनके साथ थे। दिन भर साथ रहने के बाद रात में इसी बिहार निवास आकर भोला यादव रुक जाते थे। दिल्ली में बिहार निवास में पिछले 6 जुलाई से रह रहे थे, क्योंकि 6 जुलाई को ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली एम्स जब उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी, उसके बाद पटना से दिल्ली लाया गया था एयर एम्बुलेंस से। उसके बाद से लगातार भोला यादव दिल्ली में रह रहे हैं, इसी बिहार निवास में कमरा नंबर 207 में। यहाँ उनके नाम से अभी भी बुकिंग है। भोला यादव तब से यहीं पर रह रहे हैं और लगातार एम्स में लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। रोज़ जाते थे और रोज़ शाम में आकर के यहीं पर रुकते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर गए मीसा भारती के आवास में। फिर भी भोला यादव के नाम से भी यहाँ पर बुकिंग है। 207 नंबर कमरे में भोला यादव दिल्ली में ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई है इस पूरे मामले में। 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी भोला यादव कितने खास और कितने करीबी हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ लालू दिखेंगे वहाँ वहाँ उनके हनुमान यानी भोला यादव नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव का इलाज हो या कोर्ट हो, भोला यादव हमेशा लालू के साथ आपको दिख जाएंगे। इसी सेवा के बदले भोला यादव को बड़ा मेवा मिला, ऐसा उन पर आरोप लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
ऐसा कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब गोपालगंज के उनके करीबी और रिश्तेदारों को रेलवे में नौकरी मिली। उन्हीं में से एक हैं हृदयानंद चौधरी, जिन्हें आज सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। हृदयानंद चौधरी अभी भी रेलवे में नौकरी करते हैं, जिन्हें आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हृदयानंद पर नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है। आरोप यह है कि हृदयानंद ने लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की। आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार और हृदयानंद चौधरी का क्या कनेक्शन है। दलील ये दी जा रही है कि लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को भावनात्मक बहन यानी मुंहबोली बहन मानते हैं, इसलिए हृदयानंद यादव ने जमीन गिफ्ट की थी। हम आपको एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी का वो हिस्सा दिखाते हैं जिससे जाहिर होता है कि हृदयानंद चौधरी ने कैसे लालू की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की। एफआईआर के मुताबिक 29 मार्च 2008 को पटना के महुआ बाग के रहने वाले ब्रिजनंदन राय ने पटना में 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंद चौधरी को ट्रांसफर की। यह जमीन 4,21,000 में हृदयानंद को बेची गई। दिलचस्प यह है कि हृदयानंद चौधरी को साल 2005 में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में नियुक्त किया गया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि हृदयानंद चौधरी ने जमीन को 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट डीड के मार्फत ट्रांसफर कर दिया। हृदयानंद चौधरी लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं या नहीं, इस बात की जांच की गई तो पता चला कि वे लालू प्रसाद के रिश्तेदार नहीं हैं। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई जिस समय हेमा यादव को यह जमीन गिफ्ट की गई, उस दौरान उस जमीन का सर्किल रेट करीब 62,10,000 रुपए था। पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ देश भर से आने वाले नेताओं के ठहरने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, जानते हैं। ये चर्चा, ये बैठकें, ये पोस्टर, ये बैनर और बनकर तैयार ये तोरण द्वार, ये ऐतिहासिक तैयारी उन 2 दिनों को ऐतिहासिक बनाने के लिए हो रही है जब पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। 30 और 31 जुलाई को होने वाली बैठक में देश भर से आए बीजेपी के 750 नेताओं के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भाजपा की संयुक्त प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि मिशन 2024 पर बीजेपी यहीं से शुरुआत करने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के जिम्मे है। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक क्या कुछ तैयारी है, नितिन नवीन से ही जान लेते हैं। एयरपोर्ट से पूरे उस रास्ते से वो आएंगे और बाइक के साथ उनको लेके यहाँ पे आएंगे। मतलब यहाँ एयरपोर्ट से बेली रोड के रास्ते, हाँ, बेली रोड के रास्ते बाइक से उनके साथ आएंगी। यहाँ पर करीब 3,000 से ऊपर बाइक की संख्या रहेगी। कार्मेल स्कूल के ठीक सामने यहाँ पर आने के बाद वो पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद फिर यहाँ से रोड शो शुरू होगा। अच्छा, ये मतलब पटना विमेंस कॉलेज के सामने से रोड शो की शुरुआत? बस अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम बड़ा है तो तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई है। पटना के तमाम होटल बुक हो चुके हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के रहने की व्यवस्था होटल मौर्या में की गई है। यहाँ की तैयारी का जिम्मा पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के जिम्मे है। वीआईपी लोग जितने भी हैं वो सब मौर्या में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। चाणक्य होटल में है, रेड वेलवेट है, गार्गी ग्रैंड है, पाटलिपुत्रा एक्जॉटिका है, पाटलिपुत्र निर्माणा है। ऐसे तमाम जगहों पर हमने व्यवस्थाएं की है और अनुभव भी अच्छा लेकर करके यहाँ जाए, ताकि बिहार के प्रति पूरे देश के अंदर में एक बढ़िया भाव जाए। होटल मौर्या की तरफ से भी 30 और 31 जुलाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर खाने में बिहारी व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है, जिनमें खिचड़ी और लिट्टी चोखा तक भी है। 30 तारीख को कुछ अलग आइटम है, 31 को अलग है। जैसे कि आपको यहाँ 30 तारीख को लंच से शुरू हो रहा है, तो उस दिन शनिवार दिन है, तो शनिवार के दिन में तो खिचड़ी भी दिए हुए हैं कि दिन का, और रात को फिर जाके आपको और लिट्टी चोखा जो होता है बिहार का, जो सत्तू का आइटम को दे रहे हैं।
देश भर से आए प्रतिनिधियों को बिहार की कला संस्कृति को दिखाने की भी पूरी तैयारी है। इसका जिम्मा बीजेपी की कला संस्कृति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार के जिम्मे है। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक अलग रखा गया है, आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी मौका मिलेगा उसमें है, जिसमें आपको बिहार गौरवगान, बिहार दर्पण और जो जीवन चक्र है सांस्कृतिक का वो सब दिखाया जाएगा। यानी बिहार की राजधानी पटना एक बड़े राजनीतिक आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और उत्साहित बिहार बीजेपी के नेता मिशन मोड में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुंगेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसके बाद नक्सली फरार हो गए। पुलिस को खबर मिली थी कि नक्सलियों का जत्था घोड़ाखोर इलाके में डेरा डाले हुए, जिसमें हार्डकोर नरेश कोड़ा और सुरेश कोड़ा शामिल हैं। इसके बाद जिला पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम वहां पहुंची। सुरक्षा बलों के पहुंचने पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई की गई, नक्सली भाग गए और इस दौरान करीब 1 घंटे तक फायरिंग हुई। बाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, हालांकि जंगल से कुछ बरामद नहीं हुआ। यूनिट जमालपुर एवं 207 कोबरा की टीमों का ऑपरेशन प्लान किया गया। प्लान के तहत घोड़ाखोर जंगल से जब मॉर्निंग में सर्च करके नीचे किए और आ रहे थे तो वहीं पर इनका हमें 4 ऐसे हथियारबंद दस्ते थे जो विजिबिलिटी थी उसी दिखाई दी। जैसे ही बढ़ा तो उन्होंने तुरंत फायर खोला और चूँकि पीछे काफ़ी नाला वगैरह था इस वजह उन्होंने घूम के फोर्स के मूवमेंट को रोका, फायरिंग किया। उसके बाद ये हमारे पुलिस के लगभग से अच्छी फायरिंग हुई और वो नाला के रास्ते से निकल गए। फोर्स ने पूरे एरिया को सर्च किया तो कुछ ऐसा कुछ सामान नहीं मिला। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। विषाक्त खाना खाने से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मिड डे मील खाने से 15 बच्चे बीमार पड़े हैं। रसोईया समेत 15 बच्चों के बीमार होने की खबर है। बताया जा रहा है कि विषाक्त भोजन खाने से ये बीमार पड़ गए। पकड़ी दयाल स्कूल के बच्चे थे और सिसहनी कन्या स्कूल के बच्चे जिन बीमार पड़े हैं और पकड़ी दयाल अनुमंडलीय अस्पताल में बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। माथा दर्द कर रहा है, चक्कर दे रहा है, बहना चला। यह किस कारण हुआ है? ये खाना खाने से। कहाँ खाना खाया है? स्कूल में। स्कूल में आप क्या करते हैं? रसोईया है। खाना बनाते हैं जी। और कुछ हो रहा है? और दूसरा कुछ नहीं। पटना के एन कॉलेज में एमबीए की परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं से मारपीट का मामला सामने आया। छात्राओं का कहना है कि परीक्षा के दौरान कुछ बाहरी लोग पहुंचे, मारपीट के साथ बदसलूकी की और एक छात्र को अपने साथ लेते गए। इस पर कॉलेज प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद छात्र एसकेपुरी थाने पहुंचे, सुरक्षा की मांग की। थानाध्यक्ष ने कहा कि बाहरी तत्वों की पहचान की जा रही है और इसके बाद कार्रवाई होगी। उसको उठाकर लेके गए और वो कॉलेज एन कॉलेज के क्लास से लेके गए और जबकि वहाँ पे टीचर्स थे, टीचर्स ने कुछ नहीं किया और टीचर्स ने क्या बोला, मैनेजमेंट देख रहा है, प्रिंसिपल देख रहे हैं, थाना देख रहा है, लेकिन ना ही मैनेजमेंट देखा, ना ही प्रिंसिपल देखा और ना ही थाना देखा। वो पिट के आया है वो लड़का। इधर पटना के ज्ञान भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वनिधि महोत्सव का भी आयोजन होगा। दरअसल कोरोना काल के दौरान छोटे दुकानदारों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू की गई थी। इससे हजारों दुकानदारों को फायदा हुआ। महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शनी भी लगाई। किचन है वो कहीं न कहीं ठहर जाएगा। ये समाज के सबसे बड़े फीडर सर्किल है जो समाज को प्रतिदिन वो संपोषित करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से जो आपके किचन में, आपके घर में आवश्यकता पड़ती है। आज इन्हीं लोगों का सम्मान है और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने समाज के इस तबके के लोगों का भी इतना ध्यान रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पटना नगर निगम की तरफ से आज शहर में स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी पे रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि आर्थिक सहायता देने की कोशिश की गई थी, ताकि कोरोना काल में जिस तरीके से सभी लोग प्रभावित हुए थे उससे रेहड़ी पटरों वालों को थोड़ी सी राहत महसूस हो। इसकी वजह से, इस योजना की वजह से जो
जो तमाम रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी फायदे हुए। यहाँ पर इस महोत्सव में आए कुछ रेहड़ी पटरी वाले हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। सीधे तौर पर इनसे ही बातचीत करते हैं। आपने स्वनिधि योजना का लाभ लिया, क्या कुछ लाभ मिला आपको इस योजना? लाभ मिला है, जब पूंजी नहीं था उस टाइम मिला 10,000, तो उसमें हम पूंजी लगाने के बाद हमको उससे घर का स्थिति सुधार मिला। जी हाँ, चूंकि मैं राजवंशी नगर फुटपाथ दुकानदार संघ का अध्यक्ष हूँ, तो मेरे मार्केट में लगभग 70-80 दुकानदार हैं जिनको मैंने बहुत प्रयास किया, मोटिवेट किया कि इस योजना का लाभ उठाएं, और बहुत सारे लोग जो है आज इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो तमाम रेहड़ी पटरी पे रहने वाले लोग हैं इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और आपको बताते चले कि नगर निगम की तरफ से अभी तक तकरीबन 5,774 रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल चुका है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी सहयोगी सुबोध के साथ पटना। पटना की एक छात्रा का सिलेक्शन इसरो में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेशन साइंस में हुआ है, लेकिन उससे इस बात का डर है कि वो दाखिला नहीं ले पाएगी। पटना की अनुष्का का देश भर में इसरो के तहत 10 चयनित छात्रों में उन्हें जगह मिली, लेकिन मगध विश्वविद्यालय से बीएससी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। सिर्फ मार्कशीट मिले हैं, लेकिन उससे नामांकन नहीं होगा। अब थक हार कर अनुष्का ने सीएम नीतीश और राज्यपाल से पत्र लिखकर डिग्री दिलाने की गुहार लगाई। अनुष्का का सपना है साइंटिस्ट बनकर क्लाइमेट चेंज पर बिहार में काम करना। अनुष्का से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मगध विश्वविद्यालय की मनमानी की वजह से पटना की एक बेटी का सपना अब टूटने कगार पर है, जिसका चयन इसरो के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेशन साइंस में हो गया है। बावजूद अब तक डिग्री नहीं मिली है। नतीजा अब अनुष्का को डर इस बात की है कि कहीं हम एडमिशन से वंचित ना रह जाएं। अनुष्का से हम सीधे बात करते हैं। ये चयन आपका कैसे हुआ और क्या लग रहा है कि अब एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा? ये चयन मेरा रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू, सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज के बाद हुआ है। 2 राउंड का इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी का जो डिग्री वेटिंग है, बीएससी का जो सर्टिफिकेट डिग्री है, उसकी वजह से मेरे को एमएससी का सर्टिफिकेट डिग्री नहीं मिल रहा है। जो ये दोनों डिग्रियां बहुत जरूरी है मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अगर मेरे को ये दोनों डिग्रियां नहीं मिलेगी तो मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन में मैं छंट जाऊंगी। सबसे पहले मेरा एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन कोर्स के लिए हुआ है, जो कि स्पेसिफाई करता है क्लाइमेट चेंज के लिए। और इसका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, एक रिटन टेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 राउंड इंटरव्यूज हुए थे जिसमें मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है। कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं इसमें देश भर में? ऑल ओवर इंडिया इस कोर्स के लिए 10 सीट थे, जिसमें से कि मैं भी एक हूँ, और मेरा एडमिशन लेटर 5 दिन पहले आया है। बस सरकार से इतना कहना चाहूंगी कि इस तरीके का अपॉर्चुनिटीज हर इंसान को नहीं मिलता है। मेरी जिंदगी में पहली बार है और मैं चाहूंगी कि मेरा डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि मैं इसमें एडमिशन लेकर मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सकूं और बिहार को एक तोहफा दे सकूं अगर मैं साइंटिस्ट बन गई तो। क्या क्लाइमेट चेंज अभी तो सरकार भी चला रही है, जस्ट लाइक अभी जल जीवन हरियाली अभी आप देख रहे होंगे, तो क्या साइंटिस्ट बन के बिहार में क्लाइमेट को लेकर काम करेंगे? साइंटिस्ट बन के मेरे दिमाग में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक इंडियन फॉरेस्ट मॉडल है, जो कि बिहार सरकार में फॉरेस्ट का इफेक्ट क्या लाता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मेरे अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर चीजें चली और इस कोर्स के बाद की, तो मैं 0.1 to 0.2 डिग्री सेल्सियस का ट्रांजिशन लाने में कामयाब हो जाऊंगी। बिल्कुल अनुष्का है और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन अफसोस हो रहा है कि मगध विश्वविद्यालय ने अब तक डिग्री नहीं दी है। मार्कशीट तो हाथ लग गया है, लेकिन अब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट हाथ नहीं लगे हैं। लगातार विश्वविद्यालय में फरियाद लगा रही है, खुद वहां जाकर चक्कर काट रही है, बावजूद अधिकारियों ने अब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया है। नतीजा इससे डर इस बात की है कि कहीं हमारा सपना टूट न जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।